केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल पर माय डियर्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि 10th क्लास बिहार बोर्ड मैट्रिक के बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर है जो एमसीक्यू हैं। अभी को मालूम है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव होने के कारण आप यदि साधारण और कम पढ़ने वाले बच्चे भी हैं तो आपको बेहतर अंक इस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के माध्यम से मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि यह जो चैनल है, आप जिस चैनल सीएम स्टडी पॉइंट देख रहे हैं, यह सीएमए कोचिंग कार्यक्रम हार्ट का ही यह यूट्यूब चैनल है जहां पर लास्ट ईयर आपको 2022 में मैट्रिक रिजल्ट यहाँ से बच्चे आपको 465 नंबर से डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो डियर्स, आपको भी इस तरह से नंबर लेना यदि हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि इस तरह से कोई भी वीडियो जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो ठीक है, जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हाँ, अपने कोचिंग दोस्तों यारों में इस चैनल के बारे में शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए क्वेश्चन नंबर 5 के पास। जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है, क्या आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो आपको मालूम है कि यह इनमें से सभी होगा क्योंकि जैव प्रक्रम के अंतर्गत इनमें से सभी आता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। निम्न में से कौन पोषण की विधि है? निम्नलिखित में कौन पोषण की विधि है? पोषण की विधि है स्वपोषण, श्वसन, प्रपोषण, ए और सी दोनों। तो आपको पता है कि ये ए और बी जो है स्वपोषण प्रपोषण ही आपको श्वसन की विधि है, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है। इसलिए मेरा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए स्वपोषण जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, जमीन से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरे पेड़ पौधे अपना जो भोजन बनाता है वही स्वपोषण के अंतर्गत आता है। जबकि प्रपोषण किसी न किसी रूप पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर उसे जो भोजन प्राप्त करता है उसे प्रपोषण कहते हैं। ठीक है, प्रपोषण के भी प्रकार होते हैं। यहाँ पर वीडियो लॉन्ग होने के कारण मैं बताना नहीं चाहूँगा। ठीक, आगे चलते हैं। आपको पर्णहरित का मुख्य कार्य क्या है? पर्णहरित का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन मुक्त करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, CO2 मुक्त करना या जल अवशोषित करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपको प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना पर्णहरित का प्रमुख कार्य है। नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? ऑप्शन से हरे पौधे, बी कवक, सी बैक्टीरिया, डी शैवाल। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपको आहरित बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? आहरित बैक्टीरिया हो जाएगा, जो ऑप्शन सी होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास कि निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण है। परजीवी पादप का उदाहरण है कौन है? बैक्टीरिया, कवक, विषाणुपद या कशकूटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कशकूटा। क्या हो जाएगा? कशकूटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, परजीवी बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, कशकूटा में से क्या हो जाएगा? कशकूटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पास देखते हैं। 6 में देखिए, यह 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? यह संयोजन क्रिया से, या प्रकाश संश्लेषणीय, या अपघटन प्रक्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन आपको बना रहता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ही आपको ऑक्सीजन प्रक्रिया बना रहता है, आपको संतुलन बने रहता है। क्योंकि जीव जंतु मनुष्य तथा सभी पशु पक्षी श्वसन में ऑक्सीजन लेता है, जो हमें पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा उपोत्पद के रूप में बनाए गए ऑक्सीजन के रूप में मिलता है। जबकि हमारे जंतुओं द्वारा बनाए गए आपको कार्बन डाइऑक्साइड आपको उपोत्पद के कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस द्वारा छोड़ते हैं, इसको हरे पेड़ पौधे उपयोग कर लेता है, जिससे ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ना ही ऑक्सीजन आपको घट रहा है। अर्थात दोनों की मात्रा हमेशा मेल बना रहता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास है। आत्ररस का क्या कार्य है? आत्ररस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से, छोटी आंत से आत्ररस कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा। देखिए यहाँ पर आत्ररस
आंतरस को ही गैस्ट्रिक जूस कहेंगे, जो HCl होता है और यह आमाशय से स्रावित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। पित्त इस मीन्स किसका करता है? तो पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है, वो है आपको वसा का। ठीक है, वसा का विखंडन कौन करता है? पित्त करता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर। पैसीकरण इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना या जटिल प्रोटीन का विखंडन करना, ये एवं भी दोनों करना, इनमें से कोई नहीं। पैसीकरण क्या है? तो यह वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना या जटिल प्रोटीन का विखंडन करना। तो क्या हो जाएगा? वसा की ये हो जाएगा आपको वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जठरस की अम्लीयता यानी गैस्ट्रिक जूस की अम्लीयता किसके कारण होता है? ये सेलेस्मा के कारण, पेप्सोनोजिन के कारण या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण जठरस की अम्लीयता किसके कारण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं हम। मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ये कोशिका के बाहर, कोशिका में, पाचन तंत्र में, तो फिर ये आपको इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोशिका के बाहर। दैट्स मीन ऑप्शन ए हो जाएगा, कोशिका के बाहर हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में है आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है या पाया जाता है? तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता ही होता है शायद। ठीक है, क्या HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वैसे HNO3 को बैटरी में पाया जाता है, अम्ल गैस कहते हैं। यहाँ पर दोनों जगह CO2 में HNO कहते हैं, HNO3 HCl के आपके 3 अनुपात को ही एक्वरेजिया भी कहते हैं, जो सोने को भी गला सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रांकुर विलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रांकुर विलाई का अर्थ मुख्य कार्य है आपको छोटी आंत की ही एक पार्ट होता है विलाई, जहाँ पर ये पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण किया जाता है, अर्थात पचे के भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो आपको छोटी आंत के विलाई में होता है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, निष्क्रिय पेप्सोनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? निष्क्रिय पेप्सोनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? तो ये कौन बदलता है? आपको म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने आप बदल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन बदलता है? ये बदलता है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सोनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के पास 15 में देख रहे हैं कि आपको पाचन का उद्देश्य क्या है? पाचन का उद्देश्य मतलब क्या कर रहे हैं? पाचन में भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों में विखंडन करना या सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण करना या भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि पाचन का उद्देश्य भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्व में विखंडन करना भी सही है, सरल तत्वों को सुचारू रूप से अवशोषण करना भी सही है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। यदि भोजन से हमको ऊर्जा मिली ही नहीं तो भोजन किस लिए किए? और जब हम पचा ही नहीं तो फिर उसको उपयोग भी कैसे कर पाए? तो इससे क्या पता चलता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें सभी होता है। अब देखते छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, काइम, काइलोमाइक्राइन, चॉइल, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है चॉइल। क्या हो जाता है? चाइल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षरण। ठीक है, दक्षरण क्या है? दक्षरण क्या है? तो देखेंगे दक्षरण दांत का टूटना, डेंटाइन और इनामिल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा?
डेंटाइन और इनेमिल का मृदुकरण। डेंटाइन और इनेमिल का मृदुकरण ही है इसका सही आंसर। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दांत के इनामिल का मृदुकरण कैसे होता है? कैसे होता है कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से या टूथपेस्ट से, भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से ही दांत क्षरण की मृदुकरण होता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि दंत वलक कैसे बनता है? मुंह के खदकनु एवं जीवाणु से, टूथपेस्ट से, जीवाणु के क्षय से या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? मुख के खद्दानु एवं जीवाणु से। मुख के खदकनु एवं जीवाणु से ये होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं। पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर कैसे हो सकता है? सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। इसलिए कहा जाता है 4 घंटा से ज़्यादा आपको भूखा रहना नहीं चाहिए। तो जिस वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे आप। और हाँ, कैसी वीडियो चाहिए आपको ये भी बोलिएगा, ठीक है। वैसे मैं बता दूं कि ये ऑफलाइन कोचिंग CME कोचिंग कलिकापुर हाट का ही यह यूट्यूब चैनल है, जहां पर आपको पिछले साल 2022 मैट्रिक में 465 नंबर MD शाबान लाया था। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यही MD शाबान है जो आपको इतना नंबर 465 नंबर लाया था। तो प्लीज़ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस नंबर में आकर बढ़ोतरी जरूर करा लें। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी, मध्यम, छोटी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है अधिक लंबी होता है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 के पास। 22 में देख रहे हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव अपना भोजन या पाचन नहीं कर पाते। कहाँ नहीं कर पाते हैं? ये प्रोटीन, वसा, सेल्यूलोज, इनमें से सभी। तो किसमें ये सेल्यूलोज? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इनका पाचन नहीं कर पाते, यानी प्रोटीन का पाचन वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, ठीक है। यानी कि सेल्यूलोज हरी पत्तियों में पाए जाते हैं। सेल्यूलोज पाचन नहीं कर पाने के कारण ही यूँ कहा जाए तो फिर वो हरी घास नहीं खा सकते या खा लेने पर भी उसे पचा नहीं सकते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, इनमें स्वपोषी कौन है? इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, इनमें से सभी। कीट, इनमें से सभी। तो हो जाएगा आपको इनमें स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो हरे पौधे तो बनाता ही है, ना कीट बनाया ना ही मछली बनाया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के पास, पौधे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। तो भोजन किस रूप में होता है? ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है या ग्लूकोज भी कहलाता है, ठीक है। वैसे कोशिका ईंधन को ग्लूकोज भी कहा जाता है। हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये वसा में, या प्रोटीन, या जल, या मांड। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको मांड। क्या हो जाएगा? मांड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये मांड के रूप में होती है। नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, रूपांतरित होती है यांत्रिक ऊर्जा में, जल ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ग्लूकोज में। तो किस में हो जाता है? ये हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। किस में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा। जो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देख रहे हैं कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, ए और बी दोनों। तो क्या हो जाएगा कि नाइट्रेट और नाइट्राइट्स दोनों। दैट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में भी आपको करते हैं। नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28।
यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। कौन? फफूंद, ईस्ट, मशरूम, इनमें से कोई नहीं। यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करते हैं। फफूंद, ईस्ट, मशरूम, इनमें से सभी। तो कौन करेंगे? तो यह करने वाले हैं आपको, फफूंद तो करते ही हैं, ईस्ट करेंगे ही, मशरूम, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उसका देखते यह अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। कौन? प्राइमेशियम में से करता है, अमीबा करता है, यूग्लिना करता है, या इनमें से सभी। तो हो जाएगा यह कि करने वाला चीज अपनी अस्थायी प्रवर्ध। कहा भी जाता है कि वो कौन सा जीव है जो अपने आकार हमेशा बदलते रहता है, यानी कि वो हो जाए अमीबा या एक कोश अमीबा, जो एक कोशी के जीव भी है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में लिख रहे हैं, शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन। मनुष्य के शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके प्रमुख लक्षण हैं। मच्छर की, चींटी की, मकड़ी की, अमीबा की। तो यानी कैसा जिसमें पाया जाए वो कौन हो सकता है? तो ये हो सकता है आपको अमीबा ही हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में लिख रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पर? कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, उसके बाद परजीवों में। तो क्या जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है आपको हरे पेड़ पौधे में, किसमें होता है? हरे पेड़ पौधे में, जो सूर्य के प्रकाश और जमीन से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर ये अपना भोजन बना लेता है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 4। ऑप्शन 4, 6, 8, 12। आपको यदि आपको यदि ग्लूकोज का सूत्र याद हो तो ये बहुत मजे की बात होगी, क्योंकि क्योंकि वहाँ पर ही आपको देखना होगा C6H12O6 क्या था? C6H12O6। ग्लूकोज के एक अणु में उपस्थित ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसमें लिख रहे हैं कि ये 6 ही होगा। ग्लूकोज के ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? तो ये हो जाता है आपको 6 हो जाता है, C6H12O6। तो ऑक्सीजन में कितना हो गया? आपको 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होती है? चीनी, चावल, नमक, इनमें से कोई नहीं। पर्याप्त मात्रा में हमको नमक से मिलता है। किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा नमक। ठीक है, चूंकि नमक में आयोडीन युक्त नमक कहा जाता है, दिया जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकता? तो किसका नहीं कर सकता? इस सोल्यूलोज का नहीं कर सकता है। किसका नहीं कर सकता? सोल्यूलोज, सॉरी, मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव। तो मनुष्य तथा अन्य मांसाहारी जीव तो कन्फर्म सोल्यूलोज, मनुष्य तथा मांसाहारी जीव तो कन्फर्मली आपको हरी साग सब्जी यानी कि सोल्यूलोज का पचन नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या मनुष्य कर पाएगा? तो इसका जवाब और कारण होता है कि मनुष्य में तो ये सोल्यूलोज ही नहीं बल्कि हरे साग सब्जी और सब कुछ खाते भी, अतः कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? सोल्यूलोज ही होगा। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। नंबर नेक्स्ट क्यों लिखते हैं? क्वेश्चन नंबर 35, सॉरी, 35। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं? मनुष्य के मुख गुहा में आपको पता होना चाहिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाए जाते हैं, जिसे सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर, ठीक है, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर,
सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, और एक तो तीसरा कुछ क्या है, सबलिंगुअल, सबमैंडी, पैरोटिड। ठीक है, ये तीन तो पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए 4 चीज़ चाहिए। क्लोरोफिल, जमीन से जल, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, और पत्तियों से हरित लौह क्लोरोफिल, तभी हो जाएगा। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक है, ऑप्शंस के अनुसार देख रहे हैं, पर्णहरित भी यानी क्लोरोफिल भी है, सूर्य के प्रकाश भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। एनी ऑप्शंस दिस द राइट आंसर्स, इनमें से सभी होता है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर मेरा है 37 में है, प्रकाश संश्लेषण की में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्या निकलता है? जल, CO2, ग्लूकोज, डिक्टियोसोम। तो कहने का मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया तो हर एक पेड़ पौधा अपने भोजन के लिए करता है, लेकिन उपउत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, ये CO2 बनता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल से। क्या हो जाएगा? जल से। उसका देखते हैं मैग्नीशियम। आपको मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, आपको वर्णीय लवक में, या श्वेत रक्त कण में। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपको क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? आपको क्लोरोफिल में। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? ऑप्शन से हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हरा। ठीक है, ऑप्शन ए सही। उसके बाद देख रहे हैं 40वां क्वेश्चन है हमारा, जो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन है। डियर्स, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे, और हम आगे कैसे भी रेगुलर वीडियो दें या फिर शाम में आपको लाइव क्लास चालू करें, ये ज़रूर हमें कमेंट्स कर बताएंगे। और अपने दोस्तों साथियों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिएगा, क्योंकि यही वो बच्चा है, यही वो चैनल है जहाँ की ऑफलाइन क्लास से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसे कि आपको देख रहे हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, या इनमें से कोई नहीं? तो कवक में आपको पाया जाता है मृतजीवी पोषण। कवक में क्या पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। तो डियर्स, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आपको आइंदा फिर कैसा और किस तरह की वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताएंगे, और हाँ, आपके रिस्पॉन्स के आधार पर ही फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालने का प्रयास और कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक एक नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ, या इसी का अगला पार्ट, या जैसा चाहे हमें ज़रूर बताएंगे। लेकिन प्लीज़ जो भी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।